तो हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखिए क्या होता है, जैसे कि हमने एक एसिड ले लिया HCl या फिर हमने लिया HF। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया है, HCl लिया है एंड HF लिया है। तो इन दोनों के पास ही अलग अलग टेंडेंसी होगी कि ये इस बॉन्ड को तोड़े और H+ आयन रिलीज करे। तो हम जनरली ये देख सकते हैं कि जैसे HCl है, HCl में क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से। सेम फ्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है हाइड्रोजन से। लेकिन इन दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए, ये फॉर एग्जांपल Cl का है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी हुई है F की, तो यहाँ पे कंपेयर करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन दोनों में से सबसे ज़्यादा क्रिएट कौन करने वाला है, F, जिसे हमने लिखा En2 से। देन यहाँ पे हम लिखते हैं En1। तो इसका डायरेक्ट मीनिंग ये निकलता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है इन कंपैरिजन टू क्लोरीन, तो ये जल्दी बॉन्ड को ब्रेक करेगा और बहुत जल्दी बॉन्ड को ब्रेक करना चाहेगा। और इसके साथ ही इसमें एक और फैक्टर आता है जो कि होता है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्लोरीन की जो साइज़ है वो कम होती है और क्लोरीन की साइज़ ज़्यादा होती है। तो अगर साइज़ की बात की जाए तो साइज़ में क्लोरीन की साइज़ स्मॉलर है क्लोरीन से, तो जो बॉन्ड लेंथ होगा, बॉन्ड लेंथ भी फ्लोरीन की क्या होगी, कम होगी इन कंपैरिजन टू बॉन्ड लेंथ ऑफ क्लोरीन। यहाँ पे हमारा बॉन्ड लेंथ ऑफ फ्लोरीन है विच इज़ लेस देन बॉन्ड लेंथ ऑफ क्लोरीन। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात की जाए तो यहाँ पे हमें पता चल गया है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पे वो क्या करना चाहेगा, उस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना चाहेगा। साथ ही उसकी साइज़ भी छोटी है, साइज़ छोटी होने की वजह से इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड लेंथ छोटी है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, और इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। तो इन दोनों में अगर बात की जाए तो बहुत जल्दी जो बॉन्ड टूटेगा वो होगा HCl का, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी उतना ज़्यादा नहीं है और बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा है, और यहाँ पे उसकी साइज़ भी छोटी है और बॉन्ड लेंथ भी कम है, जिसकी वजह से यह बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। तो अगर एसिडिक की बात की जाए तो यहाँ पे HCl ज़्यादा एसिडिक होगा इन कंपैरिजन टू HF। तो ये हमने देखा। सेकंड एक पॉइंट देखते हैं, पहले आप ये नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम इसी तरीके से HF के बाद फॉर एग्जांपल HBr आ जाता है एंड HI आ जाता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कहाँ मिलेगी हमें, फ्लोरीन और हाइड्रोजन में, और सबसे कम कहाँ मिलेगी, HI में। तो यहाँ पे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है हम क्या बोल सकते हैं कि इसकी साइज़ भी ग्रेटर है। फॉर एग्जांपल ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है और ये आयोडीन है, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन है तो ये इसकी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। अगर यहाँ हाइड्रोजन है तो इसकी बॉन्ड लेंथ सेंटर टू सेंटर नापी जाती है, सेम वैसे ही यहाँ पे भी एंड एट लास्ट यहाँ पे भी। तो हम क्लियरली देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स और इसके न्यूक्लियॉन्स के बीच जो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा होगी,
यहाँ पे थोड़ी कम होगी, यहाँ पे उससे भी कम, और आई के केस में सबसे ज़्यादा कम होने वाली है। तो इसे हम लिख सकते हैं FCl Br I। तो बॉन्ड लेंथ के कंपैरिजन में आई सबसे ज़्यादा शो करेगा, देन Br, देन Cl एंड देन F। तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो सबसे जल्दी बॉन्ड टूटेगा वो होगा आई का। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया HI, उससे कम HBr, देन उससे कम HCl एंड उससे कम HF। तो इस सीक्वेंस में एसिडिक स्ट्रेंथ हम देख सकते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन किसकी की जा रही थी? बॉन्ड लेंथ की जा रही थी। और साइमल्टेनियसली हम स्ट्रेंथ भी चेक कर रहे थे यहाँ पे कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कहाँ पे कम होगी, कहाँ पे ज़्यादा होगी। तो यहाँ से हमें पता चला कि जब सेम टाइप के एटम्स के साथ अलग अलग हैलोजन्स जुड़े हैं या सेम ग्रुप के कोई एटम जुड़े हैं, उनमें कंपैरिजन करें तो जहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है वो बहुत जल्दी टूटेगी, और बॉन्ड लेंथ जहाँ पे कम है वो सबसे कम टूटेगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? HI की, देन HBr की, देन HCl की, देन F की। यहाँ HI जो है बहुत जल्दी H+ आयन रिलीज कर दे रहा है, तो ये मोस्ट एसिडिक इसे हम कहेंगे। HI is most acidic and HF is least acidic. चलिए आगे देखते हैं। अभी हम जो एसिडिक स्ट्रेंथ देख रहे थे, वो अलोंग द ग्रुप था, और अभी जो नेक्स्ट सेशन में हम देखने वाले हैं, मीन्स नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं कि अलोंग द पीरियड क्या होता है। फॉर एग्जांपल एक पीरियड में ले लेते हैं CH4, देन NH3, देन H2O, देन HCl, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इस ग्रुप में हम ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उसका कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहाँ मिलेगी? हमें HF में मिलेगी। सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जा रही है तो HF में मिलेगी, देन H2O में मिलेगी, देन NH3 में, एंड लास्ट में CH4। इस तरह से ये सीक्वेंस चलेगा। और जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है मीन्स वो एटम टेंडेंसी रख रही है अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रख लेने की और H+ को वहाँ से रिलीज कर देने की। तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी यहाँ पे सेम इसी सीक्वेंस में बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? HF की होगी, देन H2O, देन NH3, देन CH4। तो इसी तरीके से हमने देखा, एक सबसे पहले जो हमारा एग्जाम्पल था अलोंग द ग्रुप था, तो अलोंग द ग्रुप में हम क्या देख रहे हैं? साइज देख रहे हैं या फिर बॉन्ड लेंथ देख रहे हैं। पहला साइज ऑफ एटम, सेकंड बॉन्ड लेंथ विथ हाइड्रोजन। एंड जब अलोंग द पीरियड देखा जा रहा है तो अलोंग द पीरियड में हम क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखेंगे। जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है वहाँ पे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे होता है।
फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अलोंग द ग्रुप में हम लेते हैं H2O, H2S, H2TE। ठीक है, इन तीनों में देखते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, देन टेरिलियम। तो हमारे पास ये 3 कंपाउंड है अलोंग द ग्रुप। इसमें हम देखेंगे सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी है, H2TE की। तो वो हम लिख लेते हैं बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर H2TE, देन H2S एंड देन H2O। सेम सीक्वेंस किसका रहेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का भी। तो ये आ गया हमारा आंसर एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए। एसिडिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस यहाँ बनेगा H2TE, देन H2S, देन H2O। और इसी सीक्वेंस में हम किसी भी अलोंग द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं और अलोंग द पीरियड भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के हेल्प से एसिडिक स्ट्रेंथ निकल जाएगी। तो ये नोट कर लें, देन आगे हम देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा। जब अलोंग द पीरियड हम जाते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखा जाएगा। जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगी वो कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होगा। और अलोंग द ग्रुप जब देखेंगे तो अलोंग द ग्रुप में हमें क्या देखना है, साइज़ देखना है। जहाँ पे हमारा साइज़ बड़ा होगा एटम का कंपैरिजन टू द सेम ग्रुप ऑफ एटम, जैसे कि ऑक्सीजन है, सल्फर है, टेरिलियम है। तो जो सल्फर है उसकी साइज़ बड़ी है ऑक्सीजन से, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी और सेम टेरिलियम की भी उससे ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हमने देखा ग्रुप में और पीरियड में क्या इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बफर सॉल्यूशन। तो जनरली देखिए क्या होता है, कोई भी एक सॉल्यूशन है उसमें उसकी अपनी एक पीएच वैल्यू होगी जो कि आइदर एसिडिक भी हो सकती है या बेसिक भी हो सकती है या फिर न्यूट्रल भी हो सकती है। तो हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड का एक सॉल्यूशन है, उसकी पीएच मान लीजिए दी हुई है 4.1। फिर जब इस सॉल्यूशन में हम सेम इसके सॉल्ट ऐड करते हैं किसी भी फॉर्म में, तो जब सेम जैसे मान लीजिए कि एसिड दिया है, सेम एसिड का हमने यहाँ पे सॉल्ट ऐड किया, जिसकी वजह से क्या करें, ये सॉल्यूशन पीएच के चेंज होने को रेजिस्ट कर दे। मीन्स कुछ सॉल्ट ऐड करने से क्या होना चाहिए, इसकी पीएच वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आयंस का ट्रांसफ़र होगा, बहुत सारे अलग अलग आयंस निकलेंगे, एसिडिक आयंस जैसे कि H+ हो गया, या तो फिर कोई एक नेगेटिव एटम्स भी यहाँ पे शो होंगे, जिसकी वजह से इसका पीएच चेंज हो जाना चाहिए। बट ये सॉल्यूशन क्या करेगा, इस पीएच के चेंज को रजिस्टर करेगा। तो जो कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट ऐड करने से
अपनी पीएच के चेंज को रजिस्ट करती होगी, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। तो जनरली दो टाइप के बफर सॉल्यूशन होते हैं। फर्स्ट वन इज एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एंड सेकेंड वन इज बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो हमने देखा बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ, जैसे मान लीजिए कोई एक एसिडिक सॉल्यूशन है, उस स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिडिक सॉल्ट हमने मिलाया विथ स्ट्रॉन्ग बेस, तब वो क्या करेगी, उसकी पीएच को चेंज होने से रजिस्ट करेगी। एंड सिमिलरली अगर मान लीजिए कोई बेसिक सॉल्यूशन है, उसमें हमने बेसिक सॉल्ट मिलाया विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, तब क्या होगा, वो उसकी पीएच भी चेंज होने से रजिस्ट करेगी। तब उस केस में वहाँ पे जो सॉल्यूशन मिलेगा, उस तरह के सॉल्यूशन को बोला जाता है बफर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे दो टाइप के बफर सॉल्यूशन होते हैं, एक एसिड बफर सॉल्यूशन एंड सेकंड वन इज बेसिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन में एसिडिक सॉल्यूशन रहेगा हमारा, इसमें जो ऐड कर रहे होंगे वो होगा एसिड सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। एंड सेकेंड वन इज जब बेसिक बफर होगा, बेसिक बफर में बेसिक सॉल्यूशन के अंदर हम ऐड करेंगे बेसिक सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा, जो क्या करेगा, उसकी पीएच के चेंज को रजिस्ट करेगा। मतलब कि जो पीएच है वो पीएच ही रहेगा, और साइमल्टेनियसली अगर चेंज होता भी है तो बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन में चेंज होगा, और वहाँ पे आयन के एक्सचेंज को वो रजिस्ट करना चाहेगा। तो ये आप लिख लीजिए, देन हम आगे देखेंगे कैसे होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो बफर सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखने वाले हैं एसिडिक बफर। एसिडिक बफर, तो एसिडिक बफर में क्या होता है, हम कोई एक एसिड मिलाते हैं, फिर वहाँ पे फॉर्म होता है H3O प्लस और साथ में A माइनस। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ये एसिड है, क्योंकि इसने प्रोटॉन को डोनेट किया है और यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे अब क्या लिख सकते हैं, जो आयनाइजेशन कांस्टेंट होगा वो होगा Ka, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। इसके लिए आगे फॉर्मूले में लिखेंगे तो H3O माइनस इंटू A प्लस अपॉन HA। तो ये है हमारा ओवरऑल आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू। तो ये हमें लिखना आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है।
हमें चाहिए पीएच की वैल्यू, तो H3O जो हाइड्रोनियम आयन है, H3O प्लस हमारा हाइड्रोनियम आयन है, A माइनस हमारा नेगेटिव आयन है जो कि कॉन्जुगेट एसिड भी बोल सकते हैं, जिसे कॉन्जुगेट बेस बोल सकते हैं। देन यहाँ पे देखिए हमें निकालना है पीएच की वैल्यू, तो HA/A लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। HA यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ आने के बाद वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एंड A माइनस यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आने के बाद वो डिवाइड में हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड में बचेगा H3O प्लस। H3O प्लस लगभग सिमिलर है H प्लस के, तो यहाँ हम आगे देखेंगे। आगे देखते हैं, इसे अगर लिखा जाएगा तो हम कैसे लिख सकते हैं, Ka इंटू HA/A माइनस इक्वल्स टू H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, हम इस तरह से लिख सकते हैं। देन दोनों ही तरफ अगर हम लॉग ले लेते हैं तो उसे कैसे लिखा जाएगा, लॉग Ka इंटू HA/A माइनस इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ H प्लस, इस तरह से हम लिख सकते हैं। देन इसके आगे अगर मल्टीप्लिकेशन में होता है लॉग तो वो बाहर निकल के हो जाता है प्लस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग Ka प्लस लॉग HA/A माइनस इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ H प्लस। देन दोनों ही तरफ अगर हम नेगेटिव साइन लेते हैं, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, तो हमें मिलेगा माइनस लॉग Ka माइनस लॉग HA/A माइनस इज इक्वल्स टू लॉग H प्लस। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनेगा। और हमने देखा था नेगेटिव ऑफ लॉग क्या होता है, पीएच होता है, तो इसे हम एट लास्ट ये लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ लॉग Ka मतलब कि P ऑफ Ka माइनस लॉग ऑफ HA/A माइनस इज इक्वल्स टू P ऑफ H। हमें चाहिए था Pka का वैल्यू या इधर PH की वैल्यू, तो PH में जो चेंज आएगा वो होगा Pka माइनस लॉग ऑफ HA/A माइनस। तो ये है हमारा ओवरऑल इक्वेशन। यहाँ पे लॉग हम क्या लिख सकते हैं, HA जो है ये है एसिड और A माइनस जो है ये है हमारा कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली देख सकते हैं पीएच की वैल्यू हो जाएगी Pka माइनस लॉग ऑफ HA/A माइनस। तो इस तरह से ये इक्वेशन सॉल्व होता है। सेम बेसिक बफर के लिए भी होगा। बेसिक बफर में यहाँ पे एसिड की जगह बेस आ जाएगा एंड हाइड्रोनियम आयन की जगह हाइड्रोक्सिल आयन आ जाएगा। तो Ka की वैल्यू हमने सबसे पहले लिखी थी H3O प्लस इंटू A माइनस, हमारे प्रोडक्ट का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, वाटर को नेगलेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे आगे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, HA Ka के पास आ जाएगा, A माइनस डिवाइड में आ जाएगा एंड राइट हैंड साइड हमारे पास मिलेगा H3O। H3O सिमिलर होता है H प्लस के, तो उसे हाइड्रोजन आयन भी लिखा जा सकता है। देन Ka इंटू HA/A माइनस में हमने क्या किया, लॉग लगाया। तो लॉग फंक्शन जब दोनों ही तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वह इक्वल हो जाएगा। फिर यहाँ पे लॉग के अंदर किसी फंक्शन में m इंटू n होता है तो वह लॉग m प्लस लॉग n हम लिख सकते हैं उसे। तो यहाँ पे फिर आगे जब देखेंगे तो लॉग h प्लस मिलेगा। देन दोनों ही तरफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया।
इस नेगेटिव साइन की वजह से क्या होगा, वहाँ पे जो वैल्यू होगी वो हमें पी में मिलेगी। पीएच स्केल हमने पढ़ा था, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज पीएच वैल्यू। तो के ए के लिए वैल्यू हो जाएगी पी के ए माइनस लॉग एच ए अपॉन ए माइनस इज इक्वल्स टू पी एच। सिमिलरली अगर बेस के लिए देखा जाए तो बेस में हमें वैल्यू मिलने वाली है पी के बी माइनस लॉग ऑफ बी ओ एच अपॉन बी प्लस इज इक्वल्स टू पी एच की जगह हमें मिलेगा ओ एच। यहाँ पे हमें ओ एच क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे जो जैसे हाइड्रोनियम आयन रिलीज हो रहा था, वहाँ पे हमारे पास जो रिलीज होने वाला है वो है हाइड्रोक्सिल आयन। तो यहाँ पे पी एच की जगह हमें मिलेगा पी ओ एच। चलिए आप पहले ये नोट कर लीजिए, देन आगे हम निकालेंगे कि वो कैसे आता है। हाँ हाँ हेलो, वॉइस आ रही है? यस सर। ठीक है, अभी जस्ट हुआ था क्या थोड़ी देर पहले? हाँ सर। ठीक है ठीक। चलिए एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। हम स्टार्ट किए थे एसिडिक बफर से। एसिडिक बफर में जो सॉल्यूशन लिखे थे, सबसे पहले हमने एक एसिड लिया है। एसिड में यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, तो H प्लस रिलीज होगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और यहाँ पे A माइनस हमें मिलेगा। इसके लिए अगर आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू लिखेंगे के ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, दोनों ही प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आगे फिर देखिए एच ए यहाँ डिवाइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ए माइनस यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा। और हाइड्रोनियम आयन सिमिलर होता है यहाँ पे प्रोटॉन के, मतलब कि हाइड्रोजन आयन के। तो वहाँ पे हमने देखा के इंटू एच ए अपॉन ए माइनस इज इक्वल्स टू एच प्लस। फिर बोथ साइड हमने लॉग लगाया, लॉग लगाने से यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है m इंटू एन का फंक्शन हो जाता है m प्लस एन। तो यहाँ पे हमने किया लॉग के ए प्लस लॉग एच ए अपॉन ए माइनस इज इक्वल्स टू लॉग एच प्लस। देन दोनों ही साइड हमने नेगेटिव साइन लिया। नेगेटिव साइन लेने से क्या हुआ, यहाँ पे जो वैल्यू लॉग में थी वो पी में आ गई। हमने पढ़ा था नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू पी एच। तो जो नेगेटिव लॉग ऑफ के ए है वो हो जाएगा पी के ए। और यहाँ पे हमारे पास एच ए और ए जो है ये एसिड और सॉल्ट है, तो यहाँ पे कोई भी कन्वर्जन नहीं होगा। तो नेगेटिव लॉग ऑफ एसिड का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय जो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस रह गया है उसका कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू पी एच। सिमिलरली हम आगे देखने वाले हैं कि पी के बी माइनस लॉग बी ओ एच अपॉन बी प्लस इज इक्वल्स टू पी ओ एच कैसे आएगा। तो ये आप लोग नोट कर लें यहाँ तक पहले। तो चलिए आगे देखते हैं। हमें ये रिलेशन याद रखना है, पी के ए माइनस लॉग एच ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू पी एच।
देखिए मैं इन शॉर्ट यहाँ पे बेसिक बफर के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे भी बेसिक बफर जो सॉल्यूशन है वहाँ पे हमारे पास मिलेगा BOH। इसका हम किसके साथ रिएक्शन करेंगे, H2O के साथ। तो यहाँ पे B प्लस मिलेगा एंड OH माइनस मिलेगा, यही रिएक्शन होगा। देन देखते हैं। देन इसके बाद हम इसके लिए लिखेंगे KB इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा B प्लस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाय BOH। सिमिलरली हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, OH माइनस राइट हैंड साइड रह जाएगा, तो इसे हम अपोजिट लिख लेते हैं। OH माइनस इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा KB इंटू BOH डिवाइडेड बाय B प्लस। सिमिलरली दोनों साइड नेगेटिव लॉग लगाएंगे, तो यहाँ मिलेगा नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ KB माइनस लॉग ऑफ BOH अपॉन B प्लस। इसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे POH इज इक्वल्स टू PKB माइनस लॉग ऑफ BOH अपॉन B प्लस। तो ये हमें फाइनल इक्वेशन मिलने वाला है। तो इसी तरीके से हमें एक और रिलेशन पता है जो हमने कल देखा था, PKW इज इक्वल्स टू PKA प्लस PKB। यहाँ पे हमने देखा था, तो इसे अगर चेंज करना है हमें इस फॉर्म में कि PH प्लस POH इज इक्वल्स टू PKW, इसे अगर यहाँ पे चेंज करना है KB को KA के टर्म्स में और POH को PH के टर्म्स में, तो ये दो इक्वेशन की हेल्प से हम कर सकते हैं। डायरेक्टली देख लेते हैं कि रिजल्ट क्या आने वाला है। POH के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, PKW माइनस PH, PKW माइनस PH, ये हम लिख सकते हैं। देन PKB के जगह पे लिखा जा सकता है PKW माइनस PKA इज इक्वल्स टू PKB माइनस PW माइनस PKA। देन लास्ट में हमारे पास था log BOH अपॉन B प्लस माइनस log ऑफ BOH अपॉन B प्लस। इसका फाइनल रिजल्ट हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि क्लियरली आप लोग को दिखे। देखिए यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है PKW माइनस PH, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है PKW माइनस PH, राइट हैंड साइड में PKW माइनस PKA माइनस log ऑफ BOH अपॉन B प्लस। ये दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड भी PKW है, राइट हैंड साइड भी PKW है, लेफ्ट हैंड भी नेगेटिव साइन है,
राइट हैंड भी नेगेटिव साइन है, तो सभी को हम पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें इस बेसिक बफर की पीएच वैल्यू पता चल गई, जो कि होगी pKa प्लस लॉग BOH अपॉन B प्लस। तो ये रहा हमारे पास फाइनल रिजल्ट कि जो बेसिक बफर होगा उसकी पीएच की वैल्यू यहाँ पे हमें मिलेगी pKa प्लस लॉग BOH अपॉन B प्लस। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी जो पीएच में चेंज होगा, जो बहुत ही माइन्योर होगा या बहुत कहा जा सकता है कि बहुत ही छोटा चेंज होगा, उसकी वैल्यू यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं, बस हमें पता होना चाहिए Ka की वैल्यू, BOH की कॉन्सेंट्रेशन एंड B प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, देन जो चेंज आएगा पीएच में वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए, देन हम आगे पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी। अगला टॉपिक है हमारा सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी को हम कैसे देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए CaCl2 है या BaF2 है एग्जाम्पल। जब हम CaCl2 को वाटर में डालते हैं तब वो क्या होता है, डायरेक्टली वाटर में घुल जाता है, या फिर कहा जाए कि जब हम उसे एयर में भी रखेंगे तो वो वाटर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। बट वही BaF2 क्या करता है, तुरंत नहीं घुल पाता है और वाटर मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो इससे हमें डायरेक्टली ये आइडिया हो रहा है कि जो CaCl2 है ये बहुत जल्दी घुल जा रहा है, मतलब कि इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा है विथ कंपैरिजन टू BaF2। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का हमें एक रफ आइडिया हो चुका है कि जो चीज़
पानी में जितनी ज़्यादा घुल जा रही है, या फिर कहिए किसी भी सॉल्वेंट में कितना वो घुल जा रहा है, वो उसकी सॉल्युबिलिटी बताता है। जो जितना जल्दी घुल जाता है उसे सॉल्युबल बोला जाएगा, और जितना लेट से घुलेगा उसे स्पेरिंगली या स्लाइटली सॉल्युबल बोला जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले सॉल्युबल। अगर किसी की सॉल्युबिलिटी इज ग्रेटर देन 0.1 मोलर है, मतलब कि मैंने सब्सटेंस लिया और उसे पानी में मिलाया या किसी भी एक सॉल्वेंट में मिलाया, तो उस सॉल्वेंट में अगर उसकी सॉल्युबिलिटी ग्रेटर देन 0.1 मोलर आ जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्युबल। देन सेकेंड कैटेगरी जो है वो है स्लाइटली सॉल्युबल की। स्लाइटली सॉल्युबल में जो हमारी सॉल्युबिलिटी होती है वो लाया करती है ग्रेटर देन 0.01 मोलर एंड लेस देन 0.1 मोलर। मतलब कि 0.1 मोल से लेके 1 मोलर से लेके 0.01 मोलर तक अगर होती है तब उसे हम कहेंगे स्लाइटली सॉल्युबल। देन आता है स्पेरिंगली सॉल्युबल। स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब होता है जिसकी सॉल्युबिलिटी हो जाए लेस देन 0.01 मोलर। तो यहाँ पे हमारे पास 3 केस मिले, जिसमें कि हमने देखा सॉल्युबिलिटी क्या है, 0.1 मोलर से ज़्यादा है तब उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे कि वह सॉल्युबल है उस सॉल्वेंट में। अगर उसकी सॉल्युबिलिटी 0.1 मोलर से लेके 0.01 तक आती है तब हम कहेंगे कि वह स्लाइटली सॉल्युबल है। फिर अगर सॉल्युबिलिटी लेस देन 0.01 आती है तब हम बोलेंगे कि वह जो सॉल्यूशन है, मीन्स वो जो सब्सटेंस है, वो है स्पेरिंगली सॉल्युबल इन दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट जिसमें हम कंपेयर कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ अगर पानी में सॉल्युबल है इसका मतलब कि किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल नहीं होगी या होगी। इस चीज़ का कोई यहाँ से रिलेशन नहीं है। हम सिर्फ यहाँ एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में अगर कोई चीज़ सॉल्युबल होती है तो कब होगी, जब उसकी सॉल्युबिलिटी 0.1 मोलर से ज़्यादा है। फिर इसके बाद सेकेंड टॉपिक हमारा एक आता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये आप लोग नोट कर ले, देन हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं। तो देखिए अब हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन हम ले लेते हैं। इन रिएक्शन देख लेते हैं N2 + 3H2 ये फॉर्म करता है 2NH3, ये होता है। देन इसका अगर हम कांस्टेंट लिखें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो हमें वैल्यू मिलेगी NH3 की पावर 2 अपॉन N2 इंटू H2 की पावर 3। यहाँ पे अगर हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालनी है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रोडक्ट के जितने भी सॉल्युबल एंटिटीज़ होंगे उसके। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा, तो ये लिखेंगे K इंटू N2 की पावर H2 की पावर 3, K इंटू N2 इंटू H2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू हमें यहाँ पे मिलेगा 2NH3। तो अब जो ये लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एंटिटी मिली है इसे कहा जाएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, जो कि होगा
NH3 की पावर 2। अब अगर सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पे लिखा जाएगा S, यहाँ पे लिखा जाएगा 3S और यहाँ पे लिखा जाएगा 2S। तो जब भी सॉल्युबिलिटी लिखते हैं तो वहाँ पे आगे में स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट उसकी आ जाती है। NH3 के आगे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 दी हुई है तो यहाँ पे मिलेगी हमें 2S। तो KSP इक्वल्स टू NH3 की पावर 2 है। अब NH3 की जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं, 2S लिखने वाले हैं। तो KSP इज इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा 2S की पावर 2, जो कि हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू S की पावर 2 इज इक्वल्स टू 4S स्क्वायर। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट हमारा क्या आएगा। तो सेम इसी तरीके से एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं M2O3, ये कन्वर्ट हो जाएगा M3 प्लस O2 माइनस 3 टाइम्स। इसे हम देखने वाले हैं। यहाँ पे हम इसके लिए अगर KSP लिखेंगे तो हमें मिलेगा प्रोडक्ट का मीन्स M3 प्लस का पावर 2 एंड O की पावर 3, ये मिल जाएगा। देन यहाँ पे दिया हुआ है 2M3 प्लस, तो M3 प्लस के लिए जब S की वैल्यू लिखी जाएगी तब हम यहाँ पे लिखेंगे 2S। O2 माइनस के लिए जब लिखेंगे तब हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 3S। अब इन दोनों वैल्यू को KSP में पुटअप कर दिया जाए तो हमें मिलेगा KSP इज इक्वल्स टू 2S की पावर 2 एंड 3S की पावर 3। तो यहाँ पे हमें मिलता है 2 की पावर 2S स्क्वायर इंटू 3 की पावर 3S क्यूब। ओवरऑल देखें तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू S की पावर 5। फिर जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 27 और यहाँ पे मिलेगा 4। तो 27 इंटू 4 आप फाइंड आउट करके एट लास्ट आंसर लिख सकते हैं और लास्ट में हमें मिलेगा S की पावर 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 108 S की पावर 5। तो इस तरह से हम किसी का भी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एक बार फिर देख लेते हैं। जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होती है वहाँ पे हम सबसे पहले रिएक्टेंट को S के टर्म्स में लिखेंगे और प्रोडक्ट को भी S के टर्म्स में लिखेंगे। रिएक्टेंट N2 को S लिखा गया है, 3H2 को 3S लिखा गया है, 2NH3 को लिखा गया है 2S। देन K इज इक्वल टू हमने लिखा NH3 की पावर 2 क्योंकि यहाँ पे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिया हुआ है 2। देन अपॉन N2 एंड H2 की पावर में यहाँ पे 3। फिर रिएक्टेंट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, K से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे राइट हैंड साइड में बचा NH3 की पावर 2। देन आगे जब हम इस टर्म को लिखेंगे तो ये हो जाएगा KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई NH3 की पावर 2। तो KSP इज इक्वल्स टू 2S की पावर 2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इंटू S की पावर 2 एंड एट लास्ट मिल जाएगा हमें 4S स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे एक एग्जांपल हमने देखा था जिसमें M था 2, इसमें 3 प्लस आयन दी हुई है और इसमें 3O2 माइनस दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखें तो KSP इज इक्वल्स टू M3 प्लस O2 माइनस की पावर 3 हो जाएगी। फिर M3 प्लस को हमने लिखा है 2S क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स मिले हैं और यहाँ पे O2 माइनस में हमें 3 मोल्स मिले हैं, इसीलिए उसे लिखा गया है 3S। सॉरी। तो M3 प्लस में यहाँ पे हमने लिखा 2S, देन O2 माइनस में लिखा है हमने 3S। इसके बाद ओवरऑल जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3 हमें मिलेगा। उसे सॉल्व करने पर लास्ट में आंसर मिलेगा 108 एंड लास्ट में यहाँ पे जो S की पावर 2 एंड S की पावर 3 थी वो सम अप होके मिल जाएगी S की पावर 5। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के
से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं।